हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। तो आज हमारा टॉपिक है मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी परिवर्तन से संबंधित अनेक सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी परिवर्तन से संबंधित अनेक सिद्धांत या निम्न सिद्धांत। तो डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहली थ्योरीज है परफॉर्मेशन थ्योरी। परफॉर्मेशन थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व रचना सिद्धांत। पूर्व रचना सिद्धांत। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट यानी परिवर्तन से संबंधित अनेकों वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज का क्या किया? प्रतिपादन किया, या अलग अपनी अपनी थ्योरीज को क्या किया? प्रस्तुत किया। तो सबसे पहली थ्योरी है परफॉर्मेशन थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व रचना सिद्धांत। क्या बोलते हैं? पूर्व रचना सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने किया। मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने किया। परफॉर्मेशन थ्योरी यानी पूर्व रचना सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने किया। और वैसे इस परफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि उन्होंने मुर्गी के अंडे के परिवर्तन का अध्ययन किया। मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने मुर्गी के अंडे के परिवर्तन का क्या किया? अध्ययन किया। और इस परिवर्तन का जो वर्णन, यानी इस अंडे के परिवर्तन के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, उसका वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक, जिसका नाम है डी ओवा इनक्यूबेटो में किया। तो देखिए, मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने मुर्गी के अंडे के परिवर्तन का क्या किया? अध्ययन किया। और इस परिवर्तन के दौरान इन्होंने जो भी देखा उसका वर्णन अपनी एक पुस्तक डी ओवा इनक्यूबेटो के अंदर किया। तो देखिए, मार्सेलो नामक वैज्ञानिक ने जब मुर्गी के अंडे के परिवर्तन का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मुर्गी के अंडे में मुर्गी के भ्रूण के विभिन्न भाग पहले से ही उपस्थित होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि जब इन्होंने मुर्गी के अंडे का परिवर्तन का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मुर्गी का जो भ्रूण होता है, यानी जो एम्ब्रियो होता है, इनके विभिन्न भाग अंडे में पहले से ही उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पहले से उपस्थित होते हैं, जो कि वृद्धि के साथ साथ क्या होते हैं? प्रदर्शित होते जाते हैं। ये बात कही थी मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने अंडे को ओविस्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? ओविस्ट नाम दिया। तो देखिए, फिर से बोल रही हूँ, मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? मुर्गी के अंडे के परिवर्तन का अध्ययन किया। और इस अध्ययन का वर्णन अपनी एक पुस्तक डी ओवा इनक्यूबेटो के अंदर किया। अब देखिए, मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने जब मुर्गी के अंडे के
परिवर्तन का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि अंडे के अंदर मुर्गी का जो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है उनके विभिन्न भाग क्या होते हैं, पहले से ही उपस्थित होते हैं। ये बात कही थी मार्सेलो मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने। फिर उन्होंने इस अंडे को क्या नाम दिया, ओविस्ट नाम दिया। लेकिन मार्सेलो के बाद इस थ्योरी के अंदर किसने एंटर किया, ल्यूवेनहुक और हर्ट सोकर नामक वैज्ञानिक ने। किसने, ल्यूवेनहुक और हर्ट सोकर। तो मार्सेलो मेलपिगी के बाद दो वैज्ञानिक और आए, ल्यूवेनहुक और हर्ट सोकर। उन्होंने क्या बताया कि जो भ्रूण का जो लघु रूप यानी जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। मार्सेलो मेलपिगी, ध्यान रखना, मार्सेलो मेलपिगी ने तो क्या बोला था कि मुर्गी के भ्रूण के विभिन्न भाग अंडे में उपस्थित होते हैं, जबकि ल्यूवेनहुक और हर्ट सोकर क्या कहते हैं कि मुर्गी के भ्रूण के विभिन्न भाग या मुर्गी के भ्रूण का लघु रूप शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। किसमें, शुक्राणु के शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये बात किसने की थी कि मुर्गी के भ्रूण का लघु रूप शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, ल्यूवेनहुक और हर्ट सोकर नामक वैज्ञानिक ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने शुक्राणु जो भ्रूण का लघु रूप है उसको हुमनक्यूलस नाम दिया। क्या नाम दिया, हुमनक्यूलस। क्या नाम दिया, हुमनक्यूलस, या फिर एनिमल क्यूल नाम दिया, एनिमल क्यूल। तो देखिए हर्ट सोकर ल्यूवेनहुक ने क्या बोला, पहले तो शुक्राणु जो भ्रूण का लघु रूप होता है वो शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और इस लघु रूप को उन्होंने हुमनक्यूलस या एनिमल क्यूल नाम दिया। तो ये इस थ्योरी को कंप्लीटली क्या कहा जाता है, परफॉर्मेशन थ्योरी यानी पूर्व रचना सिद्धांत। पूर्व रचना का मतलब मीन क्या होता है, जो पहले से रचित हो। ठीक है, पूर्व रचना का मीन क्या होता है, जो पहले से रचित हो। जैसे मार्सेलो मेलपिगी ने कही थी, वो ल्यूवेनहुक और हर्ट सोकर ने बोला था कि मुर्गी का जो भ्रूण होता है उसके जो विभिन्न भाग या लघु रूप होते हैं वो अंडे और शुक्राणु में पहले से ही उपस्थित होते हैं। तो इसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, परफॉर्मेशन थ्योरी, यानी ऐसा भाग जो पहले से ही रचित होता है या जिसकी रचना पहले से ही की जा चुकी है, उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचना सिद्धांत। सेकेंड नंबर थ्योरी है थ्योरीज ऑफ एपिजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुजनन सिद्धांत। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुजनन सिद्धांत। अनुजनन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था केस्पर फ्रेडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने। किसने, केस्पर फ्रीडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने। तो सेकंड थ्योरी कौन सी थी अपनी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस यानी अनुजनन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन केस्पर फ्रीडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, थ्योरिया जनरेशन नामक पुस्तक।
तो देखिए थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस का प्रतिपादन किसने किया? कैस्पर फ्रेडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी प्रकाशित की जिसका नाम क्या था? थ्योरिया जनरेशन। ठीक है। अब देखिए वुल्फ नामक वुल्फ नामक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं। मार्सेलो मेलपिगी ने तो क्या बोला था कि भ्रूण का जो लघु रूप होता है वो अंडे में पहले से ही उपस्थित होता है, जबकि कैस्पर फ्रीडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि मुर्गी के अंडे में भ्रूण का कोई लघु प्रतिरूप नहीं पाया जाता। ये क्या बोलते हैं कि मुर्गी के अंडे में भ्रूण का कोई लघु प्रतिरूप नहीं पाया जाता, लघु प्रतिरूप नहीं पाया जाता। ध्यान रखिए कि कैस्पर फ्रीडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला। अब आप लाइन क्या लिखोगे इसके अंदर, तो सुनिए कि जब कैस्पर फ्रीडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने मुर्गी के अंडे का माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या किया? अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि मुर्गी के अंडे में भ्रूण का कोई लघु प्रतिरूप नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? मुर्गी के अंडे में मुर्गी के भ्रूण का कोई लघु प्रतिरूप नहीं पाया जाता। तथा इन्होंने क्या कहा कि अंडे में जो भ्रूण का निर्माण होता है, अंडे में भ्रूण का जो निर्माण होता है, या फिर ये कह सकती हो कि उन्होंने कहा कि भ्रूण का जो निर्माण है वो अंडे में लगातार नए अंगों के निर्माण से होता है। यानी जो मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, ये सारे जो बने, इसमें जब कोशिकाएं थी ये डिफरेंटिएशन में जाती है और नए अलग अलग कार्य के लिए क्या हो जाती है, ये मॉडिफाइड हो जाती है। और इस प्रकार अलग अलग कार्य के लिए मॉडिफाइड होने के बाद विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स यानी अंगों का क्या करती है, ये निर्माण करती है। तो यही बात उन्होंने कैस्पर ने बोली थी कि मुर्गी के जो भ्रूण होता है वो मुर्गी के भ्रूण का लघु प्रतिरूप अंडे में नहीं पाया जाता। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भ्रूण का जो निर्माण है, भ्रूण का जो निर्माण होता है वो अंडे में लगातार नए अंगों के उत्पादन से होता है, लगातार नए अंगों के उत्पादन से होता है। यानी अनेक ऑर्गन का जब अंगों का निर्माण होगा लगातार, तो वे अंग आपस में मिलके एक कंप्लीट एम्ब्रियो का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो यही बात इन्होंने बोली थी कि भ्रूण का जो निर्माण होता है वो अंडे में लगातार नए अंगों के उत्पादन से होता है। और अंगों के इस लगातार होने वाले उत्पादन को या नव निर्माण को इन्होंने एपीजेनेसिस कहा, एपीजेनेसिस नाम दिया। उन्होंने बोला कि अंडे में जो लगातार नए अंगों का निर्माण होता है, या इस प्रकार कह सकते हो कि अंडे में लगातार होने वाले अंगों के नवनिर्माण को, अंगों के नवनिर्माण को क्या बोलते हैं? एपीजेनेसिस यानी अनुजनन कहा जाता है। तो ये बात बोली थी कैस्पर फ्रीडरिच वुल्फ नामक वैज्ञानिक ने। तीसरी थ्योरी है भी बेयर लॉ यानी बेयर का नियम। नंबर 3 थ्योरी है बेयर लॉ, बेयर का नियम। तीसरा वैज्ञानिक कौन आप पहुंचा? बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का
फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। बेयर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, यानी बेयर नामक जो साइंटिस्ट था उसको आधुनिक भ्रूणिकी का जनक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आधुनिक भ्रूणिकी का जनक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए बेयर को आधुनिक भ्रूणिकी का जनक भी कहा जाता है। अब बेयर क्या बोलते हैं? बेयर इन दोनों वैज्ञानिकों से अलग अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए बेयर क्या बताता है कि परिवर्तन के समय, यानी जब अंडे का परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के समय प्राणियों के जो बड़े समूह होते हैं, उसके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो पहले प्रकट होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेयर कि उन्होंने क्या बोला कि जब अंडे का परिवर्तन होता है, तब अंडे के परिवर्तन के समय प्राणियों के बड़े समूह होते हैं, उसके सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? पहले प्रकट होते हैं, यानी पहले प्रदर्शित होते हैं, जबकि जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, वो बाद में प्रदर्शित होते हैं। ये बात बोली थी बेयर ने। विशिष्ट लक्षण यानी किसी भी जाति का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी इसका बहुत निजी जो लक्षण होता है वो क्या होता है? बाद में प्रदर्शित होता है। तो ये बात बोली थी बेयर ने। दोबारा से बता देती हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, बेयर को आधुनिक भ्रूणिकी का जनक भी कहा जाता है। बेयर ने क्या बोला कि जब मुर्गी के अंडे का परिवर्तन होता है तो प्राणी के जो बड़े समूह होते हैं, यानी इनके जो बड़े समूह होते हैं, उसके जो सामान्य लक्षण होते हैं, यानी जो नॉर्मल होते हैं, वो लक्षण पहले प्रदर्शित होते हैं, जबकि जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, यानी जो स्पेसिफिक लक्षण, निजी लक्षण, वो क्या होते हैं? बाद में प्रदर्शित होते हैं। ये बात बोली थी बेयर नामक वैज्ञानिक ने। बेयर ने इतना ही बोला था। नंबर 4 यानी अपनी चौथी थ्योरी है जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो कि आप सभी जानते हैं, 11th-12th में पढ़ के आए होंगे। जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या होती है? जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन द्रव्य सिद्धांत। क्या बोलते हैं? जनन द्रव्य सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था ऑगस्ट बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने। ऑगस्ट बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने। तो देखिए जर्म प्लाज्म थ्योरी का प्रतिपादन किया था ऑगस्ट बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने। तो बीजमैन नामक वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि प्राणियों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्राणियों में कितनी प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सोमेटिक सेल, नंबर 2 होती है जर्म सेल। सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल को क्या बोलते हैं? कायिक सेल। जर्म सेल को क्या बोलते हैं? जनन सेल या जनन कोशिका। तो बीजमैन क्या बोलते हैं कि प्राणियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कायिक सेल। और जर्म सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन सेल। अब देखिए सोमेटिक सेल में जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? सोमेटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कायिक द्रव्य या सोमेटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सोमेटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सोमेटोप्लाज्म। अब देखिए जो कायिक कोशिका होती है वो कायिक लक्षणों के लिए क्या होती है?
उत्तरदायी होती है। यानी जो सोमेटोप्लाज्म होते हैं वो कायिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए सोमेटिक सेल होती है वो कायिक लक्षणों के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और इस सेल के जो लक्षण होते हैं, सॉरी ये जो सेल होती है ये माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं करती। अब इस सोमेटिक सेल में पाया जाने वाला जर्म प्लाज्म एक प्राणी की जब मृत्यु होती है उसी के साथ क्या हो जाता है, ये समाप्त होता है। यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या नहीं होता, वंशागत नहीं होता। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता तो माता पिता के जो लक्षण होते वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते, स्थानांतरित होते। तो कहने का मीन ये है सीधा सीधा कि जो सोमेटिक सेल होती है वो कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है। ये माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं करती। इसमें जो पाया जाने वाला जो तरल द्रव जिसको सोमेटोप्लाज्म बोलते हैं, यह सोमेटोप्लाज्म एक प्राणी की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब मैन क्या होती है, अपनी जर्म सेल जो कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो जर्म प्लाज्म के अंदर जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। अब देखिए इन जर्म सेल में पाया जाने वाला जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म सेल में पाया जाने वाला जो जर्म प्लाज्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात, ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक प्राणी से दूसरे प्राणी यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात उस प्राणी की संतति में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। फिर से बोल रही हूँ कि इन जर्म सेल में पाया जाने वाला जो जर्म प्लाज्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक प्राणी की संतति में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इसी कारण जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। कहने का मीन ये है कि जो जर्म प्लाज्म होता है वो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करने का क्या करता है, कार्य करता है। और ये जो जर्म प्लाज्म होता है वो माता पिता से संतति में और संतति से उसकी संतति में क्या होता जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। जबकि सोमेटोप्लाज्म होता है वो प्राणी की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये ही जर्म प्लाज्म या आप हिंदी में क्या बोलती हो, जनन द्रव्य सिद्धांत। समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लेना, ताकि जो मेरी रोज़ाना जो वीडियो बनती है वो आप तक पहुंचती रहे और आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।